हम लोग जीव विज्ञान के पहले नंबर चैप्टर को देख रहे थे जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम चैप्टर से संबंधित हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे थे, वैसे प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो आप मान करके चलिएगा कि हम आपको जितने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं सारे गेस क्वेश्चन हैं। इन्हीं सभी क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको हम बता दें कि पिछले वीडियो में हम आपको कुछ प्रश्न का उत्तर बताए थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, इस बात को साबित करना था। लेकिन इस वीडियो में आपको साबित करना है कि साबित करिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है, उसके अलावा क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है। तो सूर्य के प्रकाश के बारे में तो हम आपको साबित करके बता दिए थे कि किस प्रकार से आप उसे प्रमाणित कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्लोरोफिल कैसे आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, इस बात को हम आपको साबित करके दिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। और इस प्रश्न के आगे जितने सारे भी प्रश्न शेष बच गए हैं सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानेंगे कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। ठीक है, आपको सबसे पहले लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमला में लगा हुआ एक क्रोटन का पौधा लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गमला में लगा हुआ एक क्रोटन का पौधा लेंगे जिसे 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे ताकि जो उस पौधे की पत्ती है वह स्टार्च रहित हो जाए और चितकबरा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक क्रोटन का पौधा लेना है जिसे आपको 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देना है जिससे कि वो पत्ती जो है वह स्टार्च रहित हो जाए। इसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देंगे। पहले आपको 3-4 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ना है और जब 3-4 दिन हो जाएगा उसके बाद उसको निकाल करके 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देना है। धूप में जब 3-4 घंटा हम लोग पौधे को रख देंगे उसके बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल से भरे परखनली में डालकर उबाल लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं क्लोरोफिल अल्कोहल में घुलनशील होता है। जो क्लोरोफिल होता है वह अल्कोहल में घुलनशील होता है। घुलनशील कहने का मतलब होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वह अल्कोहल में घुल जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम एक बार फिर से आपके सामने रिवीजन कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि गमले में लगा हुआ पौधा लेना है, उसको 3-4 दिन के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देना है और जब 3-4 दिन हो जाए उसके बाद पौधे को कमरे से निकालना है और 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ देना है। जब 3-4 घंटे पौधे धूप में रह जाए उसके बाद उस पौधे के पत्ती को तोड़ लेंगे और पत्ती को तोड़ करके एक बीकर में डाल करके उसमें अल्कोहल डाल लेंगे और उसके बाद उसको हम लोग गर्म करेंगे। ठीक है, गर्म क्यों करेंगे? क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है वह अल्कोहल में घुलनशील होता है। अब ध्यान रखिएगा, जो क्लोरोफिल है वह अल्कोहल में घुलनशील होता है, इसलिए हम उसको अल्कोहल के साथ मिला करके उसे गर्म करते हैं। उसके बाद देखिए, जहाँ क्लोरोफिल नहीं था उसका रंग सफ़ेद हो गया। पत्ती के जिस भाग में क्लोरोफिल नहीं था उसका रंग सफ़ेद हो गया और जिस भाग में क्लोरोफिल था उसका रंग काला नीला हो गया। ध्यान से समझिएगा, सर्वेक्षण में पाया गया कि जहां क्लोरोफिल था वहां उस पत्ती का रंग काला नीला हो गया और जहां क्लोरोफिल नहीं था उसका रंग सफ़ेद हो गया। अतः इस प्रयोग से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक होता है। तो बहुत सिंपल है, आपको सीधे 3-4 स्टेप करना है, उसके बाद यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। और जब इतना आप प्रयोग को लिख दीजिएगा उसके बाद आपको यह फिगर आपको बना देना है कि एक गमले में लगा हुआ हमको पौधा ले लेना है, उसके बाद एक पत्ती को तोड़कर हम लोग अलग कर लेंगे, उसके 2 भागों में यहाँ पर दर्शा देंगे कि 2 भागों में हम बांट दिए। एक तरफ का रंग हो गया काला नीला
और दूसरी तरफ का जो रंग हो गया वह सफ़ेद हो गया। तो बस आपको इस प्रयोग में इतना ही करना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हम आशा करते हैं कि आप ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित कर दीजिए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। हम लोग ऊपर में दो प्रयोग देखे, जिसमें एक में देखे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और दूसरे में देखे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग आपको प्रमाणित करना है, इसमें आपको यह दिखाना है कि एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, इस प्रयोग को आपको प्रमाणित करना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसके लिए आवश्यक सामग्री, क्योंकि आपको प्रयोग को करने के लिए पहले आपको सामग्री लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर कुछ सामग्री लेंगे जिसकी सहायता से हम लोग इस प्रयोग को प्रमाणित करेंगे। सामग्री में आपको सबसे पहला ले लेना है बीकर, एक बीकर लेना है। उसके बाद दूसरा नंबर आपको लेना है एक परखनली। ठीक है, पहले नंबर पर बीकर लेना है और दूसरा आपको लेना है परखनली। उसके बाद आपको एक जलीय पौधा लेना है। ऐसा नहीं कि आप किसी प्रकार का कोई भी पौधा ले लें, सिर्फ आपको जलीय पौधा लेना है। जैसे एग्जाम्पल में आप हाइड्रा को मान लीजिए, क्योंकि हाइड्रा एक जलीय पौधा होता है। और उसके बाद चौथे नंबर पर आपको एक कीप लेना है। तो ध्यान रखिएगा, यही चार चीज़ आपको लेना है। अब इन चार चीज़ की मदद से हम लोग कैसे इस प्रयोग को प्रमाणित करेंगे, आप नीचे देखिए। सबसे पहले आपको एक यहाँ पर सिद्धांत दिया हुआ है जिसे आपको याद रखना है। सिद्धांत कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें पौधा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में CO2 और जल के सहयोग से ग्लूकोज का निर्माण करता है। बहुत सिंपल है, आप इसे याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में CO2 और जल के सहयोग से ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार से हमें यह प्रयोग को सिद्ध करना है। तो सबसे पहला आपको स्टेप क्या करना है कि बीकर में 2/3 भाग जल ले लेना है। ठीक है, बीकर में आपको 2/3 भाग जल ले लेना है। उसके बाद दूसरा नंबर है कि हाइड्रा के पौधों को पानी में डालकर एक कीप की सहायता से ढक देंगे। हम आपको ऊपर में बताए थे कि हाइड्रा का पौधा लेना है और उसके अलावा आपको एक कीप लेना है। तो क्या करेंगे कि हाइड्रा को पौधा को हम लोग ढक देंगे। उसके बाद अगला स्टेप आपको करना है कि अब कीप को जल से भरे परखनली की सहायता से सावधानी पूर्वक ढक देंगे। और उसके बाद चौथा नंबर स्टेप है कि धूप में छोड़ने के बाद सर्वेक्षण में या फिर जांच में पाया गया कि पत्ती से ऑक्सीजन यानी कि O2 का बुलबुला परखनली में दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब आप समझिए, एक बार फिर से हम आपको प्रोसेस समझाते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक हाइड्रा का पौधा लेना है और हाइड्रा के पौधा को आपको अच्छी तरीके से ढक देना है और ढक करके उसको धूप में छोड़ देना है। बस यही काम आपको करना है, ढक करके उसको धूप में छोड़ देना है। और धूप में कुछ देर छोड़ने के बाद हम लोग सर्वेक्षण में या फिर जांच में पाएंगे कि जो उस परखनली है, उस परखनली से ऑक्सीजन का बुलबुला बाहर निकल रहा है। तो बस आपका प्रयोग यहीं पे सिद्ध हो जाता है। आपको लिख देना है कि अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। और आपको यहाँ पर एक फिगर बना देना है। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी प्रयोग प्रमाणित करेंगे आपको फिगर बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि आप फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको जो कॉपी जांच करने वाला है वह आधे नंबर दे करके छोड़ देगा। लेकिन यदि आप फिगर बना देते हैं तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक फिगर बना देना है, एक बीकर बना देना है। बीकर में आपको बता देना है कि यह परखनली है, यह ऑक्सीजन है, यह बीकर है, यह जलीय पौधा है, यह जल है। इस प्रकार से आपको बस खाली दिखा देना है, आपको पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ऊपर में जो आपको हम 2-3 प्रयोग बताए, उसमें से एक प्रयोग आपका हर हाल में आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए एक बार फिर से हम आपको कह रहे हैं कि आप तीनों प्रयोग को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो हम लोग इसका जवाब देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रकाशिक क्रिया और दूसरा होता है
अप्रकाशिक क्रिया। जो प्रकाशिक क्रिया होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, और जो अप्रकाशिक क्रिया होता है उसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहला नंबर देखेंगे कि प्रकाशिक क्रिया है क्या। तो हम लोग इसका जवाब देखेंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, प्रकाश की उपस्थिति में कहने का मतलब कि जो क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे हम लोग प्रकाशिक क्रिया कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। यह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है। तो आपको प्रकाशिक क्रिया के बारे में याद रखना है कि वैसी क्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होता है उसे प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। यह कहाँ पर संपन्न होता है, तो क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में यह संपन्न होता है। उसके बाद अगला है अप्रकाशिक क्रिया, जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि डार्क रिएक्शन क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि प्रकाश के अनुपस्थिति अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशिक क्रिया कहते हैं। यह स्ट्रोमा में संपन्न होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो प्रकाशिक क्रिया होता था वह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता था, लेकिन जो अप्रकाशिक क्रिया है जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं वह प्रकाश के अनुपस्थिति यानी कि अंधेरे में संपन्न होता है। और यह क्रिया कहाँ संपन्न होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह स्ट्रोमा में संपन्न होता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपापचय क्या है। ठीक है, उपापचय हम लोग किसे बोलते हैं, तो इसका जवाब होगा कि सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा कि सजीवों में वैसी सारी क्रियाएं जो संपन्न होती है, जो भी रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है, उन सारे क्रिया को उपापचय कहा जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है उपाचय और दूसरा हो जाता है अपपचय। ठीक है, पहला उपाचय और दूसरा अपपचय। तो ध्यान रखिएगा, जो उपाचय होता है इसमें अणु जुड़ता है और जो अपपचय होता है इसमें अणु टूटता है। तो ध्यान रखिएगा, एक में जुड़ता है और एक में टूटता है। तो यही आपका उपापचय का परिभाषा हो गया, और इसे आप ध्यान रखिएगा, यह दो प्रकार के होते हैं, उपाचय और अपपचय। उसके बाद आपको पढ़ना है जंतुओं में पोषण, क्योंकि जो जंतुओं में पोषण होता है यह टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम लोग जंतुओं में पोषण को अगले वीडियो में देखेंगे, और यहाँ से आगे जितने सारे भी क्वेश्चन शेष बच गए हैं इसे हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, इसे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।